subscribe to my channel and also press this bell icon. नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार फिर स्वागत है हमारे नर्सिंग एजुकेशन स्मार्ट डिस्कशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है अपन एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो सेकंड ईयर का पोर्शन है और थर्ड ईयर का पोर्शन है उसको भी अपन साथ साथ लेते हुए चलेंगे। जितने भी बॉडी सिस्टम्स होते हैं तो उनके जो डिजीज़ जो भी उनका मेडिकल सर्जिकल जो प्रोसीजर होता है, मेडिकल सर्जिकल जो भी प्रोसेस होती है उसको भी अपन साथ लेके चलने वाले हैं। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आफ्टर देन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वी विल डिस्कस अबाउट ऑन फर्दर। ओके, तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है सेल बायोलॉजी। तो एक बार मैं यहीं से आपको जो ये सेल की स्ट्रक्चर दिख रही है, इसमें तो टॉपिक टिश्यू है, उसके बाद करेंगे अपन। पहले सेल बायोलॉजी देखेंगे, फिर उसके बाद टिश्यू देखेंगे, फिर ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड। तो ये 3-4 टॉपिक करने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो सेल बायोलॉजी पे रहेगा। तो यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी। देखिए फ्रेंड, जो सेल बायोलॉजी जो सेल है बॉडी की स्मॉलेस्ट सबसे, अपनी जो बॉडी बनी होती है बॉडी उसके बेसिक यूनिट होती है सेल। सेल भी दो तरह की होती है, वो आगे अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। तो यहाँ से आपको जो ये सेल दिख रही है, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये सेल ह्यूमन सेल जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें न्यूक्लियस पूरा कंप्लीट बना हुआ है। तो बेसिक जो है वो आपको एक बार डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फिर अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज सेल, कितने टाइप्स की होती है, क्लासिफिकेशंस क्या है, वो सब अपन फर्दर देखेंगे। ठीक है, जो सेल होती है अपने ह्यूमन बींग्स में जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, एडवांस सेल्स होती हैं। उनमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, क्रोमोसोम, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में जो जाता है, पीढ़ी को जो इंफॉर्मेशन लेके जाता है वो पार्ट होता है। तो ये एक जगह न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर, जो कि डीएनए को एक ही जगह स्टेबल रखता है, बाउंड करके रखता है न्यूक्लियस को सेंटर में। आप देख रहे हो कि जो बाहर से जो सराउंडिंग लाइनिंग दिख रही है आपको सेल की, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली जो सेल है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन होती है बाहर, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं वो एबेंडेंट होते हैं, उसमें सैचुरेटेड सिचुएटेड रहते हैं। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स लाइक जैसे हुआ वैक्यूल्स, अपन यहीं से देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो फोटो आ रही है ना मेरी राइट हैंड साइड पे, अपर माइटोकॉन्ड्रिया होती है यहाँ से। फिर उसके बाद गोल्जी अपरेटस है, राइबोसोम है, वैक्यूल्स है, प्रोक्सिसोम्स है, सेंट्रोसोम्स है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन आउटर जो लेयर होती है सेल की, साइटोप्लाज्म है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, डीएनए है, न्यूक्लियोलस है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 2 प्रकार की होती हैं, ये सभी अपन अब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आओ अपन देखते हैं आगे। ठीक है, अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनाटॉमी, it is the branch of medical science which deals with the study of structure of human body organs। एनाटॉमी है जो मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है, और जो बॉडी ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन इसके अंदर एनाटॉमी के अंदर अपन स्टडी करते हैं। बाहर से ह्यूमन बीइंग कैसा दिखता है, अंदर से क्या क्या दिखता है, क्या क्या होता है। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, बॉडी फंक्शन क्या करती है, जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, सिस्टम है, वो फंक्शन कैसे करते हैं, वो अपन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो फिजियोलॉजी की क्या डेफिनेशन होगी, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स। जो ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स है उनकी फंक्शन की जो अपन स्टडी करते हैं, तो मेडिकल साइंस की इस ब्रांच को अपन फिजियोलॉजी कहते हैं। इसलिए अपन इनको कंबाइंडली पढ़ते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी।
तो ये सब्जेक्ट आपका रहने वाला है। अब अपन देखते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इनका जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। सबसे बेसिक जो यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट बॉडी की जो यूनिट होती है वो होती है सेल। तो ह्यूमन बॉडी है, अपन यहीं से चलते हैं, सबसे ऊपर होता है ह्यूमन बॉडी। अपनी जो बॉडी कंप्लीट दिख रही है वो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। वो किससे मिलकर बनी होती है? वो मिलकर बनी होती है बॉडी सिस्टम से। एक सिस्टम नहीं होता, खूब सारे सिस्टम होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ, एंडोक्राइन सिस्टम हुआ, स्केलेटल सिस्टम हुआ, स्किन हुआ, सेंसरी ऑर्गन्स हुए। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं सिस्टम। तो सिस्टम मिलके बना होता है बॉडी। बॉडी सिस्टम तो कंसिस्ट बाय वेरियस सिस्टम। बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है वो वेरियस मतलब खूब सारे सिस्टम से मिलके बनी होती है। और सिस्टम किससे बना होता है? ऑर्गन्स यानी अंग। तो मानव अंग जो है वो आपस में मिलके एक तंत्र का निर्माण करते हैं, सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो अंग भी अलग अलग होते हैं, जैसे हार्ट हुआ, किडनी हुई, यूट्रस हुआ, यूरेटस हुआ, वेन्स हुई, आर्टरीज हुई, आर्टेरियोल्स हुए, वेना केवा हुई, और लंग्स हुआ, है ना। ये बॉडी ऑर्गन्स हैं एटसेट्रा। consist by various organs consist by tissues। टिश्यूज चार तरह के टिश्यूज होते हैं, वो भी अपन फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। कनेक्टिव टिश्यू होता है, एपिथेलियम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये चारों जो टिश्यूज होते हैं वो मिलके किससे बने होते हैं? वो सेल से मिलके बने होते हैं। तो अब अपन आगे बात सेल से। तो सेल जो है बेसिक यूनिट है, अपन सेल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर आगे अपन देखते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स साइटो जो वर्ड है वो दिस वर्ड इज रेफर टू साइट मीन्स सेल। तो जब भी कभी साइटो वर्ड आ जाए तो ये सेल के रेफरेंस में यूज होता है। लॉजी मीन्स स्टडी। तो सेल के लिए जो स्टडी अपन जिस ब्रांच में, मेडिकल ब्रांच की जिसमें करेंगे उसको अपन साइटोलॉजी कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deals with the study of cell। सेल को अपन तीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल डिवीजन, फिर प्रोटीन सिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन मेंशन कर रखा है। इट्स डजेंट मैटर कि कौन सी सीक्वेंस पहले आएगी। तो सेलुलर रेस्पिरेशन छोटा सा है, वो आपको बता देता हूँ। सेल को अपनी सेल का काम होता है मेटाबॉलिज्म का। सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, तो अपने को एनर्जी भी चाहिए होती है बॉडी को, है ना। सेल को भी एनर्जी चाहिए होती है, बॉडी ऑर्गन्स को भी चाहिए होती है, टिश्यूज को भी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी सेल कैसे बनाता है? वो एनर्जी सेल्स बनाता है। अपन जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ग्लूकोज, है ना, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद जो स्मॉलेस्ट यूनिट बनती है कार्बोहाइड्रेट की, वो होती है ग्लूकोज, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। अब अपन जो रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स से, एक्सटर्नल एयर को जब इनहेल करते हैं वो जाता है ब्लड के थ्रू, ब्लड आर्टेरियोल्स के थ्रू जाते हुए ये सेल के पास जाता है। वहाँ पे होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जो है, डिफ्यूजन मीन्स विसरण, विसरण की जो प्रक्रिया है उसके थ्रू जो ऑक्सीजन है वो अंदर ले ली जाती है सेल के अंदर, क्योंकि कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। ये चीज अपन आगे देखेंगे डिफ्यूजन होता क्या है। तो ऑक्सीजन गया बॉडी के अंदर, कंसंट्रेशन देखी जाती है। जो डिफ्यूजन में होता है, जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है सेल का, सेल मेटाबॉलिज्म से, तो उसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होता है। तो और जो वेन्स आर्टरी है, आर्टरी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन होता है कम। तो इस वजह से डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है। तो हाई कंसंट्रेशन आर्टरी के अंदर किसका होता है? आर्टेरियल्स के अंदर ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सेल की तरफ मूवमेंट होगा। तो ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर चली जाएगी और डिफ्यूजन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सेचुरेशन उधर ज़्यादा है, तो वो सेचुरेशन मीन संतृप्तता, उसकी जो क्वांटिटी है वो उधर ज़्यादा है। तो अब
उसका मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन है सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का, वो चला जाएगा आर्टरीज में, वेन्स में, सॉरी वेन्स में, तो वो वेन में चला जाएगा। वेन्स फिर वो अपन सिस्टम देखेंगे, कार्डियो सॉरी वस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको ब्रॉडली डिस्कस होगा पूरा जो भी वस्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर, आर्टरी क्या होती है, वेन्स क्या होती हैं, वो सब चीज़ें अपन देखने वाले हैं। महाशिरा, महाधमनी जो आपने पढ़ा होगा 11th-12th क्लास में। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्शन करके, रिएक्शन नहीं होता, इसका मेटाबॉलिज्म होता है। अब फिर क्रेब्स साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल के अंदर जाते ही फिर इससे अपने को बॉडी को एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलती है अपने को एटीपी के रूप में। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी कॉइंस कहलाते हैं। तो ऑक्सीजन का यूज हुआ ऑक्सीडेशन में, किसका ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, जिसको अपन क्रेब साइकिल के रूप में पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O वाटर का रिलीज होना प्लस 6 मॉलिक्यूल्स CO2 के रिलीज होते हैं, ठीक है। तो इसको इक्विलिब्रियम कर लेंगे अपन, इस को जो रिएक्शन है, तो इधर 6 ऑक्सीजन हो गए, इधर 6 CO2 हो गए, जो भी रिएक्शन है उसमें है ना इक्विलिब्रियम होना नीड होता है। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पे आ गया, अब ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको वर्ड इज रेफर टू द ग्लूकोज, जहां भी ग्लाइको वर्ड आ जाए वो ग्लूकोज को डिनोट करता है। लाइसिस मीन्स होता है टूटना, तो ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहलाता है। ग्लूकोज को तोड़ेंगे तभी को अपने को एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज जब टूटेगा, टूटने से फिर एनर्जी कॉइंस जो एटीपीज होते हैं वो रिलीज होते हैं। इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में भी बेसिकली जो सेल ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उस वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। तो वही पावर जनरेट करता है, मतलब एटीपीज को रिलीज करवाने का काम कर रहा होता है। अब जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन अगर ऑक्सीजन की कंडीशन, ऑक्सीजन एबंडेंट प्रचुर मात्रा में अगर सेल के अंदर प्रेजेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अगर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो एरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसमें देखते हैं, उसमें बनता है ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज का पायरुविक एसिड। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस हुई, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो लैक्टिक एसिड बनाएगा। लैक्टिक एसिड रेस्पॉन्सिबल होता है बॉडी एक्ट के अंदर, जो भी अपने को थकावट होती है ना, अपन कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की कंजप्शन, खपत ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो जिस वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है सेल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जो बॉडी एक मीन्स होता है बॉडी पेन होना, है ना। तो बॉडी के अंदर पेन होना किसके कारण होता है, ऑक्सीजन की ज्यादा कंजप्शन के कारण। अब ऑक्सीजन सेल के अंदर नहीं रहेगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होना स्वाभाविक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड्स का प्रोडक्शन होता है, और लैक्टिक एसिड्स जो है वो मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है और बाद में वो रिलीज हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस। जैसे भी एरोबिक रेस्पिरेशन वापस से स्टार्ट होगा, बॉडी को ऑक्सीजन, जैसे अपन रेस्ट करेंगे तो रेस्ट फेज में क्या होगा, अपन ऑक्सीजन बॉडी कंपनसेट करेगी, लेगी, और अपने को एनवायरनमेंट से बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे क्या होगा, लैक्टिक एसिड जो है वापस से पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और अपने को एनर्जी वापस से रीबूस्ट हो जाती है, ठीक है। और ग्लूकोज अपने को कहाँ से मिलेगा, ग्लूकोज अपने को मिलेगा न्यूट्रिशन से, खाने से, कार्बोहाइड्रेट से। तो खाते रहिए। अब चलते हैं अपन क्रेब साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज ऑक्सीडेशन की जो फर्स्ट प्रोसीजर है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। उसके चल ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुविक एसिड हुआ, पायरुविक एसिड का फर्दर आगे जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो क्रेब साइकिल होती है। क्रेब साइकिल अपन बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है। ये सब बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है, अपन वहीं डिस्कशन करेंगे। क्रेब साइकिल एंड ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये जो क्रेब साइकिल है और ETC है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये वहीं चलती है, ठीक है। सेल, व्हाट इज सेल?
सेल क्या होती है, सेल की डेफिनेशन अपन देखते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट और स्ट्रक्चर। वापस से देखते हैं, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेल जो है बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, बेसिक जो इकाई होती है, सबसे छोटी जो इकाई होती है ह्यूमन बॉडी की, वो कहलाती है कोशिका, सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्ट्रक्चरल मीन्स संरचनात्मक, और क्रियात्मक जो इकाई होती है वो होती है सेल। सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है मानव शरीर की, वो होती है कोशिका। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। द नेम ऑफ सेल, ये हिस्ट्री देख रहे अपन है ना सेल की। द नेम ऑफ सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट जो थे, उसने ये सेल का नाम दिया था। कहाँ से? द वर्ड सेल वाज टेकन फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सेला, विच मीन्स स्मॉलेस्ट, स्मॉल रूम। जो सेला जो लैटिन वर्ड है, वहाँ से अपने को सेला वर्ड मिला, रॉबर्ट हुक ने दिया, इन्होंने लिया लैटिन वर्ड से, है ना। तो वहाँ से सेला से नाम पड़ा इसका सेल। Depend upon the presence or absence of nucleus, the cell is classified as prokaryote and eukaryotic cell. न्यूक्लियस होने की, न्यूक्लियस के प्रेजेंस होने की, उपस्थित होने के आधार पर सेल को डिवाइड किया गया है, दो भागों के अंदर क्लासिफाई किया गया है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जैसे ही नाम के अंदर ही अपने को पता चल रहा था, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रो का मीन्स प्रिमिटिव, यानी कि प्रिमिटिव यानी आदिम, और कैरियोट्स का मीन होता है न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव यानी बहुत पुराना। जब सेल जब बनना स्टार्ट हुई थी इस यूनिवर्स में, तो जब सबसे जो पहली सेल बनी थी, है ना, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। तो वो कौन सी सेल है? प्रोकैरियोट। कैरियोट का मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। तो जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, उनमें केंद्रक पाया नहीं जाता था, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था, इसलिए उनका नाम दे दिया प्रोकैरियोटिक सेल। तो अपन इसकी डेफिनेशन देते हैं। द सेल विच डजंट कंटेन न्यूक्लियस इज नॉन एज प्रोकैरियोट्स। वो सेल जो कंटेन नहीं करती, जो नहीं रखती न्यूक्लियस को, दैट इज नॉन एज प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, एमीबा, पैरामीशियम। ये जो सेल्स होती है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। तो बेसिकली अपना एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर अपनी बॉडी ऑर्गन्स जो कंसिस्ट होती है, कंटेन करती है, कंसिस्ट होती है, तो वो होती है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल इज एडवांस सेल, ठीक है, क्योंकि बिकॉज प्लांट सेल होती है, उनमें भी जो न्यूक्लियस होता है वो भी होता है, एनिमल्स में भी सेल्स होती है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग की जो सेल्स है ना, वो सबसे एडवांस सेल्स होती है। तो अपन ह्यूमन बीइंग्स के हिसाब से देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। द सेल विच कंटेन न्यूक्लियस इज नोन एज यूकैरियोट। यूकैरियोट यानी कि जिसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स होती है, प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स, और इसमें जो डिफरेंस होता है, वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसका जो कंपोजिशन होता है, उसका जो निर्माण होता है, किन किन वो से होता है, वो स्टार्च की से मिलकर बनी होती है, सॉरी। और अपना जो बॉडी जो सेल्स होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो अलग कंपोजिशन होता है उसका, जिसका अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। द सेल इज स्टडीज अंडर 3 हेडिंग्स। सेल को अपन 3 भागों में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, और नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, थर्ड वन इज न्यूक्लियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ऑन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लाज्मा, सेल प्लाज्मा जो होता है, साइटोप्लाज्म, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो उसकी आउटर लीनियर होती है, आउटर लाइन होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। ये सबसे बाहर की जो लेयर होती है, परत होती है, वो होती है सेल। मेम्ब्रेन्स का मतलब होता है लेयर, जो झिल्ली होती है। इट इज कंपोज्ड बाय प्रोटीन एंड लिपिड्स।
प्रोटीन्स और लिपिड्स की मिलके बनी होती है, वहाँ स्टार्च की मिलके बनी होती है प्लांट सेल के अंदर। तो अपन प्लांट्स पे डिस्कस नहीं करेंगे, अपन सेल जो करेंगे वो अपन यूकैरियोटिक सेल करेंगे, वो ह्यूमन बॉडी वाली करेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन्स कौन सी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी कि इसमें ग्लाइको मीन्स आपको फिर पहले बताया था, ग्लूकोज और प्रोटीन्स का जो मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होकर जो प्रोटीन्स बनाती है उसको कहते हैं अपन ग्लाइकोप्रोटीन। और फोस्फोप्रोटीन, फोस्फोरस का कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स, फोस्फेट जो होता है ना, पीएच4 जो भी पीएच3 जो होता है, वो लिपिड के साथ में कंबाइंड होके लिपिड बनाता है, जिसको अपन फोस्फोलिपिड लेयर कहते हैं। जो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फोस्फोलिपिड बाइलेयर की होती है। इसके अंदर जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एबेंडेंट सैचुरेट होते हैं। तो वो अपन सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखेंगे तब देखेंगे। द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमेएबल और सेमी परमेएबल। सेलेक्टिव परमेएबल नेचर की होती है, यानी कि जो चीज़ सेल को रिक्वायरमेंट होती है ना उसी को ही सेलेक्ट करती है। और सेमी परमेएबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है। परमेबिलिटी का मीन्स होता है पारगम्यता, यानी कि उसके एक तरफ से दूसरी तरफ को जाना। तो परमेबिलिटी इसकी सेलेक्टिव भी होती है और सेमी परमेएबल भी होती है। कई चीज़ें ऑटोमेटिकली भी चली जाती है। जैसे सेमी परमेएबल का एग्जांपल दूँ तो जो अपन अभी डिस्कस कर रहे थे, ऑक्सीजन और उसका जो कंसंट्रेशन के आधार पर जो मूवमेंट हुआ था परासरण की विधि से, डिफ्यूजन से, तो वो सेमी परमेएबल जो नेचर होता है सेल बायोलॉजी, उसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। अब देखते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन क्यों का होना क्यों जरूरी है, क्या काम होता है, फंक्शन क्या, क्यों रिक्वायरमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन की? तो इट इज द रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड शेप टू द सेल। जो कोशिका की जो शेप होती है उसको प्रोवाइड करने के लिए जो जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोवाइड जो करवाता है, प्रदान करता है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड, शेप, जो सेल की शेप है उसके लिए, आकृति के लिए, कोशिका की आकृति को डिसाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सेल मेम्ब्रेन। इट इज रेस्पॉन्सिबल, सेल मेम्ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स। जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स है वो बाहर नहीं आ जाए, जिसके लिए प्रोटेक्शन का काम करती है सेल ऑर्गेनेल्स का, वो करती है सेल मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो कंट्रोल द परमिएबिलिटी ऑफ सेल, परमिएबिलिटी को भी, अर्ध पारगम्यता को भी, पारगम्यता को भी निर्धारित करने का काम करती है। सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म, जिसको अपन कोशिका द्रव्य भी कहते हैं हिंदी में। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, it is jelly like structure substance in between cell membrane and nuclear membrane, and it is known as cytoplasm। फिर से देखते हैं, साइटोप्लाज्म इट इज द जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है इन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है, तो जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसको अपन कहते हैं, जो प्लाज्मा भरा हुआ होता है उसको अपन कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। ठीक है, लिक्विड भरा होता है, यानी कि तरल पदार्थ भरा होता है, उसी को ही अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। द साइटोप्लाज्म कंटेन 70% ऑफ वाटर in which the cellular organelles are suspended, which is known as cytosol या ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, इसका अपन देखते हैं। द साइटोप्लाज्म कंटेन 70% ऑफ वाटर, 70% जो वाटर होता है बॉडी का, वो सेल्स के अंदर भरा होता है। अपना जो भी बॉडी वेट है उसका जो 70% जो वाटर का जो वेट रहता है ना, वो सेल के अंदर होता है। ठीक है, इन विच द सेलुलर ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड, यानी कि सस्पेंडेड मीन्स सिचुएटेड, है ना। कोई भी लिक्विड होता है उसके अंदर, जो सेल ऑर्गेनेल्स, जो कोई भी चीज अपन डालेंगे तो वो उसमें सस्पेंड होती है ना, तैरती है, तो उसी तरीके से तैरती रहती है, विच इज नॉन एज साइटोसोल। तो ये साइटोसोल कहलाता है, जिसको अपन इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। इंटरसेलुलर फ्लूइड के बारे में भी अपन फर्दर डिस्कस करेंगे कि इंटरसेलुलर फ्लूइड्स कैसे क्या होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी जो फ्लूइड होता है उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स भी होते हैं। प्रोटोप्लाज्म, जो जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं जीव द्रव्य को।
वो किससे बना होता है? न्यूक्लियस में भी प्लाज्मा होगा, उस जिसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो प्लाज्मा होता है साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ये दोनों मिलकर बनाते हैं जीव द्रव्य। तो प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का जो क्रियात्मक आधार है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। जी कंपटीशन में खूब बार आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लाज्म किन किन कौन किस किस से मिलके बना होता है, या साइटोप्लाज्म निम्न में से दे देते हैं क्वेश्चन की विच फॉलोइंग द बेसिक फिजिकल बेसिक लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ऑप्शन में डाल देते हैं साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, और एक नन ऑफ दीज दे दिया, या फोर्थ ऑप्शन कुछ भी दे दिया। तो इसमें से आप क्या चूज करोगे? दैट इज प्रोटोप्लाज्म। जो एमसीक्यूज है ना वो अपन बाद में देखेंगे इनके, है ना। द साइटोप्लाज्म, सॉरी, हाँ, द साइटोप्लाज्म कहाँ थे? यही थे ना। द साइटोप्लाज्म कंटेन वेरियस ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म अपन पढ़ रहे हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे होते हैं। वेरियस मीन्स खूब सारे। द साइटोप्लाज्म कंटेन वेरियस, कंटेंट्स मीन्स रखना, वेरियस और सेल ऑर्गेनेल्स विच आर, जो कि निम्न प्रकार हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरह की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अपन आते हैं फर्स्ट पेज से, एक बार स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। मैं आपको दिखा दूँ क्या कैसा क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअली मेरा जो ये देखिए, आपको अच्छे से थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो स्मूथ सरफेस, इसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ सरफेस भी होती है और रफ सरफेस भी होती है। जो रफ सरफेस होती है ना, उस पर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स कंटेन करते हैं राइबोसोम्स को, वार केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, वो बाउंड करते हैं किसको? राइबोसोम को। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे वो मिलके वो लिपिड्स की बनी होती है, और जो ये होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन्स की मिलके बनी होती है, ठीक है। तो ठीक है, तो वापस से आ जाते हैं अपन अपने पेज पे, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अपन वापस देख रहे थे, जैसे अपने इमेज देखी ठीक है, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं अपन। इट कंटेन राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स अपॉन इट्स सरफेस। तो राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स होते हैं, मतलब ग्रेन्यूल्स मतलब दाने, दाना, है ना। तो राइबोसोम्स के दाने जो होते हैं वो कंटेन करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है, उसकी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है उस वो कंटेन करती है राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स, यानी राइबोसोम्स। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का काम बेसिकली राइबोसोम्स का होता है। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इट डजंट, सॉरी, अभी ये जो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखते हैं अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट डजंट कंटेन राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स अपॉन इट्स सरफेस। क्यों नहीं होते? क्योंकि स्मूथ सरफेस होती है और इसके पास रिसेप्टर्स भी नहीं होते। फंक्शंस देखते हैं क्या क्या फंक्शन होता है। लिपिड सिंथेसिस का, क्योंकि स्मूथ है ना, स्मूथ से आप आइडिया लगा लो, स्मूथ है तो यानी कि चिकनाट है, यानी कि चिकनाट चिकनी चीजें क्या होती है? लिपिड्स होती हैं। तो लिपिड सिंथेसिस का काम सेल के अंदर कहाँ से होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि टॉक्सिक जो एजेंट्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनका डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
SER. Storage of calcium in skeletal muscles where it is known as sarcoplasmic reticulum. कैल्शियम का जो स्टोरेज होता है ना मसल्स के अंदर, वो कैल्शियम का स्टोरेज भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। जो मस्कुलर सेल्स जो होती है ना, मसल्स की जो मस्कुलर टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं, तो वो कंटेन करती है कैल्शियम को। स्केलेटल मसल्स, नॉट ऑल मसल्स, स्केलेटल जो मसल्स होती है, तो उनकी जो सेल्स होती हैं वो कंटेन करती है कैल्शियम। तो इसका नाम वहाँ क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट अनदर, ठीक है, गोल्जी apparatus, नेक्स्ट सेरो organelle. It is responsible for processing, packing and transport of protein and lipid. Golgi apparatus. It is responsible for processing, packing and transport of protein and lipids. Proteins और lipids का ट्रांसपोर्टेशन करना, उनको पैक करना, और ये जो प्रक्रिया जो चलती है, प्रक्रिया में लाना, ये सब जिम्मेदारी होती है गोल्जी अपरेटस की। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, यानी कि डाकिया का काम कर रही है ना दे, जो पोस्ट ऑफिस है उसका काम कौन कर रहा है, गोल्जी अपरेटस। तो क्या क्या कर रहा है, प्रोटीन और लिपिड्स का सिंथेसिस हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो प्रोटीन को हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और लिपिड्स का हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसिस हुआ, फैक्ट्री से बना, वहां से आया मटेरियल पोस्ट ऑफिस पे। पोस्ट ऑफिस कौन है अपना, गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस फिर क्या करेगा, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, पैकिंग करेगा, उनकी प्रोसेसिंग करेगा, और इसको सप्लाई करेगा, आगे जाके ट्रांसपोर्ट करेगा। इट इज आल्सो नोन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इट इज आल्सो हेल्प इन एक्सोसाइटोसिस एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेंट्रोसोम्स। एक्सोसाइटोसिस, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ गया तो उसका डिस्ट्रक्शन हुआ, लाइसोसोम ने क्या, लाइसोसोम जो एक और सेल ऑर्गेनल होता है, उसने कोई भी जो टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया, फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडीज आ गई सेल के अंदर, उसका एक्सोसाइटोसिस करके उसको, एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है, एक्सो मीन्स बाहर निकालना, साइटोसिस मतलब सेल से बाहर निकालने का काम करता है उन सब चीज़ों को, जो वेस्ट मटेरियल है उनको एक्सोसाइटोसिस करने का काम होता है गोल्जी अपरेटस का। एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस पे, सेंट्रोसोम के प्रोडक्शन की। सेंट्रोसोम्स होते हैं सेल के अंदर, उनका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, गोल्जी अपरेटस से। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यूज है ना, यहाँ से खूब उठते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एंडोसाइटोसिस, अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, एंगल्फिंग ऑफ एनी सब्सटेंसेस बाय द सेल। एंगल्फ का मतलब होता है निकलना, है ना, एंगल्फ ऑफ एनी सब्सटेंसेस बाय सेल्स, यानी सेल्स के द्वारा किसी भी सब्सटेंस पदार्थ को एंगल्फ करना, उसको निकल जाना, यानी खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। इट इज ऑफ टू टाइप, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। सेल के अंदर ही काम हो रहा है ये, सेल के बाहर नहीं कर रहा। एंडो मीन्स अंदर, तो अंदर जो काम होता है एनगल्फिंग का काम करता है, वो दो तरीके से होता है। एक तो फेगोसाइटोसिस, जिसका दूसरा नाम होता है सेल ईटिंग, है ना। सेल है, अभी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं सेल की, सेल ने क्या करा, सेल ने अपना जो शेप है ना वो शूडोपोडिया कर लिया, है ना, कर्व हुआ। जो जो सॉलिड सब्सटेंस देख रहे हैं ना, ये फॉरेन पार्टिकल्स है जो अनवांटेड है ना, अनचाहे हैं, और ये कुछ भी हो सकते हैं, पैथोजेंस भी हो सकते हैं मे बी, और नॉर्मल फ्लोरा भी हो सकते हैं, नॉर्मल बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, और तो ये फॉरेन पार्टिकल्स दे दिए अपन ने ना, इसको नाम सॉलिड सब्सटेंस हुआ। सॉलिड सब्सटेंस, सेल ईटिंग आ रहा है तो सॉलिड सब्सटेंस अपन देखते हैं। तो सॉलिड सब्सटेंस हुआ, फेगोसाइटिस क्या करती है प्रक्रिया, ये फिर इसको एंगल्फ कर लेता है ना, सेल के अंदर ही ले लेता है, सेल के बाहर कोई चीज़ है, सेल ने क्या करा, अपना आकार चेंज करा, उसको बीच में लिया, उसको एंगल्फ करके अंदर ले लिया सॉलिड पार्टिकल्स को। कोई भी अगर सॉलिड पार्टिकल्स हैं, या बैक्टीरिया वायरसेस की बात नहीं है, जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो आए, कोई भी मॉलिक्यूल आया जिसकी सेल को नीड होती है, तो वो क्या करते हैं, पास में जाते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं,
कई जो गैसियस फॉर्म में होता है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू चला जाता है, अगर सॉलिड मटेरियल है तो वो फेगोसाइटोसिस के जरिए सेल के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। पिनोसाइटोसिस, इट्स मीन सेल ड्रिंकिंग। अब जो भी कोई लिक्विड मटेरियल आ गया, ठीक है, उसको एंडोसाइटोसिस यानी सेल के अंदर कैसे इन्वेट करेगा, वो ऐसे इन्वेट करेगा, कोई भी लिक्विड सब्सटेंसेस है, ठीक है, सेल है, लिक्विड सब्सटेंस के साथ आया, स्यूडोपोडिया वही स्ट्रक्चर बनाया अपना, और इसको जो लिक्विड पोर्शन है उसको अपने अंदर इन्वेट कर लिया, यानी कि अंदर ट्रांसमिट कर लिया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस, इट मीन्स सेल ड्रिंकिंग। अब अपन देखते हैं, अभी अपने एंडोसाइटोसिस देखा, अब अपन देखते हैं एक्सोसाइटोसिस। व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस? एक्सक्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंसेस बाय द सेल फ्रॉम द साइड सॉरी फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड। एक्सक्रेशन का मतलब होता है उत्सर्जन, यानी बाहर निकालना, ठीक है। एक्सक्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ को सेल से बाहर निकालना, अंदर की साइड से बाहर की साइड में निकालना, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस। थर्ड cell organelle is lysosome. What is lysosome? Lysosome are the defensive structure found inside the cell. जो लाइसोसोम होता है वो डिफेंसिव स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर, है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर एबेंडेंट होता है, प्रचुर एबेंडेंट नहीं, सस्पेंडेड होता है, बिछा हुआ होता है ना, उसके अंदर तैरता होता है। लाइसोसोम contain lysozyme and hydrolytic enzymes. Lysosome contain lysozyme enzyme and हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं? दे आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, हाइड्रोलाइसिस मीन्स तोड़ना, है ना, तो उसके द्वारा कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, कोई भी रोगाणु ऑर्गेनिज्म आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, सूक्ष्म जीव आ गया, रोगाणु युक्त सूक्ष्म जीव आ गया, ठीक है, तो उसका डिस्ट्रक्शन करना, है ना, उसको निष्क्रिय करना हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। उसका डिस्ट्रक्शन कौन करता है? ये जो दो एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा इनको डीन्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि और इसका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। दे आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। लाइसोसोम को इसीलिए सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। दे आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल एंड गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल। गार्बेज सिस्टम, जो भी अपन वेस्ट मटेरियल जो डालते हैं ना, गार्बेज सिस्टम घर में देना है, हॉस्पिटल में BMW मैनेजमेंट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट, इसी तरीके से जो सेल का जो बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, वो है गार्बेज सिस्टम, लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है ना, ATP जो अपन शुरू में बात कर रहे थे, वो अब जो पावर हाउस, ATP एनर्जी का प्रोडक्शन होना, ये सब चीज़ें अपन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने वाले हैं। It is responsible for the production of maximum energy ATP, adenosine triphosphate, by the process of oxidative phosphorylation. ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू ATP जो एनर्जी कॉइन्स होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी कॉइन्स जो होते हैं, वो रिलीज होते हैं, प्रोडक्शन होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है, ये करवाना, एनर्जी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट DNA विच इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक इट्स ओन एंजाइम्स। माइटोकॉन्ड्रिया खुद के DNA रखता है, उसको माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल DNA की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इट्स ऑन इट ऑन एंजाइम्स, सॉरी, रेस्पॉन्सिबल टू मैक्स, यानी निर्माण करना, है ना, प्रोडक्शन या फॉर्मेशन करना, इट्स ऑन एंजाइम्स, खुद के एंजाइम बनाने का काम ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद के काम करवाता है। DNA जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल DNA, वो रेस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम्स के बनाने को, जो लाइसोजाइम सॉरी जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हुए, है ना। फादर्स माइटोकॉन्ड्रियल DNA, जो DNA फादर का जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है, डजंट ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्यों?
देखते हैं, पूरा मैं पूरी पूरी जो लाइन है उसको कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। फादर्स mitochondrial DNA doesn't transmit from one generation to next generation because the mitochondria are found in tail of sperm, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है, डीएनए आपको पता है कि डीएनए जो होता है वो फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ना वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जो स्पर्म होता है ना, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, स्पर्म को भी मोटाइल, मतलब स्पर्म जब वेजाइने के अंदर जाता है तो उसको मूवमेंट करना करना पड़ता है ना, मोटिलिटी होती है उसकी। तो उसको मोटिलिटी कहाँ से मिलती है? एनर्जी कहाँ से मिलती है उसको? मोटाइल फंक्शन कैसे करेगा वो? तो वो फंक्शन, मोटाइल फंक्शन कहाँ से होगा? यानी कि चलने का जो फंक्शन होगा, वो एनर्जी मिलती है स्पर्म को, एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है वो स्पर्म की टेल में होता है, जो कि अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो होता है स्पर्म की टेल में। अब जो टेल है ना वो हट जाती है, द माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन टेल ऑफ स्पर्म। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखोगे ना, तब आपको फर्दर डिस्कस करेंगे अपन इसके ऊपर, पूरा इमेज दिखाऊंगा आपको, अच्छे से क्लियरिफिकेशन होगा कि स्पर्म का कौन सा पार्ट अंदर जाता है, कौन सा पार्ट नहीं जाता, ओवम कैसे उससे फर्टिलाइज होता है, ये सब चीज़ें अपन आगे देखने वाले हैं। फिलहाल आप तो ये इतना याद रखो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम। दे आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स फाउंड इन इनसाइड द साइटोप्लाज्म। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। दे आर कंपोज्ड बाय प्रोटीन एंड आरएनए। जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन और आरएनए से मिलके बने होते हैं। राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो आपको दिख रही है यह है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर ये जो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर जो सस्पेंडेड है, ये क्या चीज़ है? राइबोसोम्स। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे आपको नहीं दिख रहा होगा। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे आपको राइबोसोम्स दिख रहे हैं। तो राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर हाफ, फर्स्ट हाफ के अंदर प्रोटीन दिख रहा है, नेक्स्ट सेकंड हाफ के अंदर आपको आरएनए दिख रहा है। तो दे आर कंपोज्ड बाय प्रोटीन एंड आरएनए। आरएनए क्या होता है? राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। जैसे डीएनए होता है ना, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ये अपन बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सब सब्जेक्ट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। राइबोसोम्स आर क्लासिफाइड एज, राइबोसोम को अपन क्लासिफाइड करते हैं दो तरीके से, बाउंडेड राइबोसोम्स एंड फ्री राइबोसोम्स, ठीक है। बाउंडेड राइबोसोम्स क्या होते हैं? दे आर फाउंड अपॉन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस पे जो पाए जाते हैं वो बाउंडेड राइबोसोम्स कहलाते हैं, और जो फ्री रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर वो फ्री राइबोसोम्स कहलाते हैं। दे आर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज और इंजन ऑफ द सेल। तो सेल का इंजन किसे कहा जाता है? प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन मैक्सिमम पार्ट अपना जो जो बना होता है वो प्रोटीन से बना होता है। जितनी भी सेल्स होती है वो प्रोटीन से मिलके बनी होती है, ठीक है। फोस्फो प्रोटीन से मिलके बनी होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा अगर कोई भी न्यूट्रिशन अपने को चाहिए ना, वो प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए वो प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन की जो फैक्ट्रीज होती है वो राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इसको इंजन ऑफ द सेल कहा गया है। फंक्शन देखते हैं राइबोसोम्स के, फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। ऑल टाइप ऑफ राइबोसोम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जितने भी तरीके के जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन के निर्माण का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन which required outside the cell are mainly occur upon rough endoplasmic reticulum. प्रोटीन सिंथेसिस जो है विच आर रिक्वायर्ड आउटसाइड द सेल, आउटसाइड सेल के आउटसाइड में जो अगर प्रोटीन काम आ रहा है वो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे जो बाउंडेड वाले जो राइबोसोम्स हैं उनके सर पे वो उनका काम होता है जो बाहर
सेल के आउटसाइड में जो भी प्रोटीन की जो नीड होती है उसको कंप्लीट करने के लिए जो काम में आता है वो बाउंडेड वाले जो राइबोसोम्स होते हैं उनका काम होता है मेनली। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड आउटसाइड द सेल आर मेनली अकर अपॉन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Synthesis of protein which are required inside the cell are mainly occur upon free ribosomes। जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं उनकी उनसे जो प्रोटीन का जो नीड होता है सेल के अंदर वो कहाँ से प्रोवाइड होता है, वो जो फ्रीली राइबोसोम्स जो सस्पेंडेड रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर वो वहाँ से हो जाता है। तो देखिए synthesis of protein which are required inside the cell are mainly occur upon free ribosomes। राइबोसोम इज अ मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन नहीं होती राइबोसोम के, तो ये मेम्ब्रेनलेस होता है, ठीक है। अनदर वन इज सिक्स्थ सेल ऑर्गेनेल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम्स भी मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स ये भी मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स है। दे आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। मैकेनिकल सपोर्ट करने का काम करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, है ना। दे आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल। जैसे टेंट होता है ना, टेंट देखा आपने, तो टेंट्स के अंदर जो पाइप्स होते हैं, पिलर्स होते हैं, तो उनका काम क्या होता है, शेप देने का काम होता है ना कर्टन्स को टेंट के अंदर। तो उसी तरह जो सेल फिलामेंट्स हैं, और फिलामेंट्स कह लो या माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, सूक्ष्म जो ट्यूब होती है ना उसको कहते हैं माइक्रोट्यूब्स। जैसे पाइप होता है ना, होलो पाइप होता है ना वो वाला टेंट वाला, उसी की तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। जो बॉडी के टेंट सॉरी सेल का जो टेंट का काम करता है ना वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स करते हैं। फिलामेंट्स कंप्लीटली फिलामेंट्स लाइक ब्रश देखा हो ना, टूथब्रश में जो फिलामेंट्स होते हैं ना उसकी तरह फिलामेंट्स होते हैं छोटे छोटे। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, तो सूक्ष्म जो फिलामेंट्स होते हैं ना वो होते हैं, तो ये टेंट का काम करते हैं ना माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इसके लिए और शेप प्रोवाइड करवाते हैं ये सेल को। दे आर रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। जैसे अपने जो बॉडी होती है ना, बॉडी का अगर अपन स्केलेटल सिस्टम अपनी बोन्स को अगर मैं बाहर निकाल दूं, सब बॉडी सपोज करो बॉडी से अपन बाहर निकाल दें, तो ये फ्रेमवर्क प्रदान करता है ना, फ्रेमवर्क होता है बॉडी का, वो होता है स्केलेटन, है ना। तो स्केलेटन को मैं बाहर निकाल दूं बॉडी में से, बॉडी क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी एक ही जगह पे आके। तो क्या किया, फ्रेमवर्क देने का काम करा ना, टेंट का काम करा ना। तो इसी तरीके से जो स्केलेटन होता है सेल का, नेक्स्ट लाइन इज यही है, दे आर आल्सो नोन एज साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। तो साइटोस्केलेटन कौन कौन से आते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेवंथ सेल ऑर्गेनेल इज सेंट्रोसोम। दे आर द cylindrical structure found inside the cytoplasm। सेंट्रोसोम जो होता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल बेलनाकार बोलते हैं ना जिसको, बेलनाकार संरचना। तो बेलनाकार संरचना होती है फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है, इसकी जिम्मेदारी होती है जो क्रोमोसोम का जो मूवमेंट होता है ना सेल डिवीजन के दौरान, तब इसका काम वहाँ होता है सेंट्रोसोम का। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन होता है तब क्या करता है, सेल जो सेंट्रोसोम को मूवमेंट करवाना होता है ना, तो उस टाइम पे रेस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रोसोम। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोसोम द सेल कांट बी डिवाइडेड। बिना सेंट्रोसोम के सेल डिवाइड नहीं हो सकती। इसीलिए तो जो नर्वस सेल्स होती है, न्यूरॉन सेल्स होती है, वो कभी डिवाइड नहीं हो सकती। क्यों, बिकॉज न्यूरॉन्स डजंट हैव सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम करवाता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन नहीं होगा तो न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं होगा। एक बार
नर्व सेल जो बन चुकी वो बन चुकी, अगर डैमेज तो डैमेज, फिर दोबारा नई जो न्यूरॉन्स नर्व सेल्स हैं वो कभी नहीं बनती, ठीक है, क्यों, बिकॉज सेल नहीं बनती ना इसमें, इसलिए सेंट्रोसोम्स नहीं होता। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आगे अपन देखने वाले हैं कि न्यूरॉन्स जो होते हैं ना बन भी सकते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। सेंट्रल वैक्यूल, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल, सेंट्रल वैक्यूल्स, एक्चुअली पानी की नीड हो रही है मेरे को, मैं वीडियो कम को ना पॉज नहीं करना चाह रहा अभी, एक बार मैं सेल ऑर्गेनेल्स ये लास्ट कंप्लीट कर लो ना। सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल जो होता है रिक्तिका होती है, जो पाउच होते हैं ये पाउच है ना, इनके अंदर एयर भी होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। इट रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द स्टोरेज फंक्शन ऑफ द सेल, सेल स्टोरेज ऑफ वाटर, वाटर का भी स्टोर करते हैं, एयर एयर वाले भी पैचेज होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तिकाएं होती है, ये ना बबल बबल टाइप स्ट्रक्चर होती है सेल वैक्यूल्स। थर्ड जो पोर्शन है सेल का अपन जो देख रहे थे कंटिन्यूसली, सेल मेम्ब्रेन देखा अपन ने, सेल, फिर साइटोप्लाज्म देखा अपन ने, फिर उसके सेल ऑर्गेनेल्स देखे, अब जो तीसरा पार्ट है वो है न्यूक्लियस, केंद्रक। तो इट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इन ए नॉर्मल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो 1:4 या 1:6 होता है, बल्कि जबकि जो कैंसरस सेल होती है ना उसमें जो सेल का साइटोप्लाज्म का रेशियो और न्यूक्लियोप्लाज्म का जो रेशियो है ना 1:1 हो जाता है। तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है वो 1:4 होता है और 1:6 हो सकता है, जबकि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इन द कैंसर सेल, न्यूक्लियो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो कैंसर सेल के अंदर 1:1 हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जो जो आपको बाहर की जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए प्रेजेंट होती है, और न्यूक्लियस के अंदर ये आपको जो फ्रीली जो ब्लैक कलर का ऐसे क्रॉस जो दिख रहे हैं ये डीएनए है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है डीएनए, डीएनए डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन होती है राउंड शेप की, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, तो हिस्टोन प्रोटीन होती है बॉल टाइप में, तो डीएनए उसके है ना स्पाइरिकल बाइंड की तरह होता है, दोनों साइड से स्पाइरल बाइंडिंग की तरह होता है डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन के है ना। तो डीएनए वो क्रोमेटिड बनाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ के एक क्रोमेटिड बनाते हैं, क्रोमेटिड जो होता है वो क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमोसोम कितने होते हैं, क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें अपन मेल और फीमेल दोनों के अंदर देखते हैं, फीमेल के अंदर 44 जो क्रोमोसोम होते हैं उन उनका जो पेयर होता है उनको कहते हैं अपन ऑटोसोम्स, और जो डबल जो एक्स हैं जिनको एक्स से डिनोट करते हैं वो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको अपन एलोसोम्स कहते हैं। तो फीमेल के अंदर और मेल के अंदर दोनों के अंदर जो 44 ऑटोसोम्स होते हैं वो कॉमन है, ठीक है। लेकिन जो एक्स एक्स जो सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ से होता है वो डबल डबल एक्स और एक्स वाई से होता है, तो एक्स एक्स रेस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के लिए और एक्स वाई रेस्पॉन्सिबल सेक्सुअल डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण किसका होता है, ये होता है मेल का, एक्स वाई जो एलोसोम्स कहलाता है, ठीक है। अपन अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल all the activities inside the cells by help of DNA. So nucleus is also known as controller of cell और principal of the cell. Principal of the cell किसको कहा जाता है, डीएनए को, न्यूक्लियस को, ठीक है।
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज, सब जितनी भी एक्टिविटीज होंगी ना सेल के अंदर, वो कौन कंडक्ट करेगा? न्यूक्लियस कंडक्ट करेगा बाय द हेल्प ऑफ डीएनए, डीएनए की सहायता के द्वारा, ठीक है। सो न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज कंट्रोलर ऑफ द सेल। सेल का कंट्रोलर कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। जैसे प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब अपन देखते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए और आरएनए जो होते हैं ना, वो न्यूक्लिक एसिड्स ही होते हैं बेसिकली। तो डीएनए मीन्स deoxyribonucleic न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड्स। तो डीएनए इज जेनेटिकल मटेरियल विच कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिक मटेरियल होता है, विच कैरी द इंफॉर्मेशन, जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, सूचनाओं को कैरी करना, ले जाना, फ्रॉम वन जनरेशन टू, एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के अंदर ले जाने का काम करता है। तो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल विच कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स हैज बीन डन बाय मेल गैमेट्स। मेल जो गैमेट्स होते हैं, स्पर्म जो होता है वो जो अपन ने एलोसोम्स देखा था ना, वो डिटर्मिनेशन एक्स वाई 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 जो क्रोमोसोम है, सेक्सुअल क्रोमोसोम, एलोसोम जो अपन ने देखा था, है ना, सेक्स क्रोमोसोम जो एलोसोम्स देखा था अपन ने वाई, तो वो रेस्पॉन्सिबल होता है मेल बेबी मेल बेबी चाइल्ड मेल चाइल्ड बेबी होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेक्सुअल डिटर्मिनेशन जो होता है वो मेल गैमेट्स के द्वारा ही रेस्पॉन्सिबल होता है। निर्धारण, लिंग निर्धारण जो होता है वो मेल गैमेट्स के थ्रू होता है। जीन्स, जीन्स क्या होते हैं? इट इज द पार्ट ऑफ डीएनए, ये डीएनए का पार्ट होता है, एक टुकड़ा होता है, एक खंड होता है, विच कैरी द इंफॉर्मेशन, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन्स, डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन। एट्थ क्लास से स्टार्ट हो जाता है जेनेटिक्स, तो एट्थ में भी आपने पढ़ा होगा, टेंथ में भी पढ़ा होगा, 11th में नहीं था, 12th में पढ़ा होगा। जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में पास होने के लिए ये चीज़ तो आती है। तो यहाँ पे फिर अपन से वापस से डिस्कस करेंगे डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जो प्रभावी जीन होता है, प्रभावी जीन, और एक अप्रभावी जीन आपने पढ़ा हो तो वो यही है। प्रभावी जीन होता है डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन अप्रभावी जीन, जो कम प्रभाव रखता है। द जीन विच शो its effect on homozygous and heterozygous, homozygous and heterozygous, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट जीन है, ठीक है। तो इसका प्रभाव किस पे रहेगा? वो जीन, डोमिनेंट जीन किसे कहेंगे? द जीन विच शोज इट्स ऑन इफेक्ट्स इन होमोजाइगस और हिटेरोजाइगस। होमोजाइगस होता है जो सेम जो जीन होते हैं वो होमोजाइगस हो गए, वो डोमिनेंट जीन हो गया। हिटेरोजाइगस, हिटेरोजाइगस के अंदर एक जीन डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, लेकिन प्रभाव कौन दिखाएगा? कैपिटल टी, ठीक है। अब अपन देखते हैं रिसेसिव जीन। द जीन विच शोज its own effect only in the homozygous state, that is small t and small t। न्यूक्लिक एसिड्स, पहला है डीएनए, दूसरा आरएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इट इज ए डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड। डबल स्टैंडर्ड मतलब दो लाइनें होती है न्यूक्लिक एसिड्स की, दो चेन होती है, तो डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड्स है ना। हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, मतलब स्पाइरल स्पाइरल शेप में होती है, बीच में हिस्टोन प्रोटीन होती है, उस बॉल के चारों तरफ उस प्रोटीन है ना बॉल शेप में होती है, राउंडेड शेप में ना, ग्लोबल ग्लोबल टाइप में। तो उसके ये स्पाइरल वाइंडिंग होते हैं, दोनों स्टैंडर्ड जो डीएनए के होते हैं वो। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इट इज कंपोज्ड बाय, ये किस किस से कंपोज्ड होता है? तीन चीज़ें होती हैं। पहला फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। दूसरा शुगर, शुगर कौन सी होती है इसमें? डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। थर्ड वन इज नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं डीएनए के अंदर? दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एक एडेनिन, एक गुआनिन। एक पिरिमिडिन
जो होते हैं पिरिमिडिन टाइप के, वो थाइमिन होता है, एक साइटोसिन होता है। तो ये बॉन्ड देख लेते हैं, बॉन्ड कौन से होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो प्यूरिन और पिरिमिडिन जो नाइट्रोजन बेस हैं उनके बीच में बॉन्ड होता है। तो एडेनिन और थाइमिन, इन दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ग्वानिन और साइटोसिन, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब अपन देखते हैं फंक्शंस ऑफ डीएनए। इट इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ होता है, विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर इंफॉर्मेशन कैरी आउट करता है। मीन्स जो सूचनाओं का आदान प्रदान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर करने का जो पीढ़ी में इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का स्थानांतरण का काम कौन करता है? डीएनए। It, it also helps the nucleus to perform all the activity inside the cell. It also helps the nucleus to perform all activity inside the cells. सेल के अंदर जितनी भी तरह की एक्टिविटीज होती है ना, उनमें हेल्प होता है। न्यूक्लियस की हेल्प कौन करता है? डीएनए। तो इट आल्सो हेल्प द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की हेल्प करता है टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। इसमें जो राइबोज शुगर होती है ना, वो राइबोज शुगर कंप्लीट होती है, उसमें डीऑक्सी नहीं होता। ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है ना, उसमें क्या होता है? डीएनए के अंदर वो हटा हुआ होता है, इसलिए डीऑक्सी राइबोज वाली शुगर होती है उसके अंदर। इसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो लगा हुआ होता है, इसलिए राइबो शुगर ये कंप्लीट होती है। और ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। स्ट्रक्चर इसकी न्यूक्लिक एसिड की कैसी होती है? सिंगल स्टैंडर्ड। तो इट इज ए सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड। ये सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि डीएनए होता है जो डबल हेलिक्स न्यूक्लिक, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल न्यूक्लिक एसिड होता है, डबल हेलिक्स होता है ना। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए की स्ट्रक्चर वही तीनों चीज़ें इसमें होती हैं। इट इज़ कंपोज्ड बाय फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप डीएनए और आरएनए में कॉमन होता है। शुगर होती है, उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है, इसमें राइबोस शुगर है। सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है ना, ओएच ग्रुप जिसको बोलते हैं, ओएच माइनस, जो जिस पे चार्ज होता है ओएच पे, वो हटा हुआ होता है डीएनए के अंदर और इसके अंदर लगा होता है। बस एक माइनर सा डिफरेंस ये होता है। और एक नाइट्रोजन बेस के अंदर होता है। अब नाइट्रोजन बेस के अंदर क्या होता है? प्यूरिन पिरिमिडिन तो वही होते हैं। प्यूरिन टाइप है जो एडेनिन और ग्वानिन है, वो वही सेम एडेनिन और ग्वानिन वहाँ थे। वहाँ थाइमिन था, यहाँ थाइमिन की जगह पिरिमिडिन के अंदर यूरेसिल है। तो एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ यूरेसिल जुड़ेगा और ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन जुड़ेगा। इसमें अपन देख लेते हैं एडेनिन और यूरेसिल। थाइमिन की जगह बस दो मेजर डिफरेंस, माइनर डिफरेंस मान लो चाहे मेजर मान लो। एक तो डीएनए और आरएनए के अंदर, डीएनए में जो राइबोस शुगर होती है वो डीऑक्सी टाइप की होती है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। और इसमें आरएनए के अंदर राइबोस शुगर कंप्लीट होती है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। दूसरा डिफरेंस क्या था? दूसरा डिफरेंस था सिंगल स्टैंडर्ड वाला। आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। हेलिकल तो इसकी भी स्ट्रक्चर रहती है, हेलिकल भी हो सकता है मे बी, राउंडेड शेप भी हो सकता है। ये फ्रीली रहता है तो इसकी सरफेस का कोई अपन वो नहीं कह सकते। लेकिन जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल हेलिकल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है उसकी। ठीक है। और फंक्शंस ऑफ आरएनए अपन देखते हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं आरएनए के। ऑल टाइप ऑफ आरएनए आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए का क्या फंक्शन था? डीएनए के अंदर फंक्शन था सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होनी थी वो डीएनए के कारण होनी थी। लेकिन यहाँ जो एक्टिविटीज इसका क्या फंक्शन है? यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है आरएनए का। अब सेल डिवीजन देखते हैं। सेल डिवीजन कितनी तरीके से हो सकता है? फर्स्ट बाइनरी फ्यूजन, सेकंड माइटोसिस, थर्ड वन इज मियोसिस। ठीक है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस देखेंगे अपन। तो यहाँ से देखते हैं अपन ये बाइनरी फ्यूजन से। बाइनरी फ्यूजन का मतलब एक से डबल होना। बाइनरी मीन्स दो का फ्यूज यानी अलग अलग सेपरेशन होना। तो कॉमनली फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है
उनके अंदर ये बेसिकली देखा जाता है। लाइक एज प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है जिनमें बाइनरी फ्यूजन होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, वायरसेस हो गए, है ना। ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। जो यूकैरियोटिक सेल है, इसका क्या हुआ, बीच में से आपको लाइनिंग दिख रही होगी सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर, डीएनए रेप्लिकेशन जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, ये डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, यानी कि डीएनए दो भागों में बराबर बराबर बटा और दो सेल का इसने बाइनरी फ्यूजन हो गया, यानी कि दो सेम, जितनी लेंथ वेड्थ जितनी भी थी ना, कंप्लीटली सेम एज इट इज, हू बहू बिल्कुल सेम उसी की तरह ही, यूकैरियोटिक सेल की तरह ही दो अलग से सेल बन गई सेम। तो ये बाइनरी फ्यूजन होता है। माइटोसिस, माइटोसिस मीन्स समसूत्री विभाजन, यानी कि जितने भी गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम्स हैं, वो सेम फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में हाफ हाफ नहीं होगा, इसमें हाफ नहीं होगा, जितने भी हैं वो सब एज इट इज जाने वाले हैं। तो इट इज फाउंड इन एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इंक्लूडिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को इंक्लूड करते हुए ये जितने भी तरह के सेल डिवीजन होते हैं ह्यूमंस के अंदर, वो सब में पाया जाता है एक्सेप्ट न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अंदर नहीं पाया जाता, कारण मैं बता चुका हूँ। कारण ये है कि उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता। सेंट्रोसोम जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेंट्रोसोम रेस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए। ओके, सेकेंड पॉइंट इज ड्यूरिंग द माइटोसिस वन सेल maternal cell divided into two daughter cell with the same number of chromosomes ड्यूरिंग द माइटोसिस। माइटोसिस मीन्स समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के दौरान एक जो मदर मैटरनल जो सेल है ना, मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं जितनी भी बनेंगी, उन सब के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि वो सेम, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनको सेम डिवाइडेशन होके नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, डॉटर सेल्स के अंदर आएगा। तो सेकेंड लाइन का मीन यही है। During the mitosis, one cell यानी maternal cell divided into two cells, daughter cells, with the same number of chromosome। यानी कि 46 थे पेरेंटल सेल के अंदर, तो 46 डॉटर सेल्स के अंदर दो जो डिवाइड होके बनी, तो डॉटर सेल्स के अंदर 46 इसमें 46 इसमें होगा। लाइक एज नंबर अपन दे दे 2n डिप्लॉइड सेल्स, ये डिप्लॉइड सेल्स दो जो 2n की ही बने। ठीक है, अब नॉर्मल माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस अपन ने देखा, इसका एबनॉर्मल डिवीजन देखते हैं। एबनॉर्मल डिवीजन किसमें होगा, जो कैंसर जीनस सेल्स होती है ना, उनके अंदर देखा जाता है। तो एबनॉर्मल माइटोसिस डिवीजन आर फाउंड इन कैंसर सेल्स के अंदर एबनॉर्मल माइटोसिस डिवीजन पाया जाता है। एग्जाम्पल, ट्राइपोलर, क्वाड्रिपोलर और मल्टीपोलर सेल्स जो बनती है कैंसर सेल्स, वो एबनॉर्मल माइटोसिस डिवीजन का एक एग्जाम्पल है। मियोसिस मीन्स अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि क्रोमोसोम इसके अंदर हाफ डिवाइड हो जाएंगे सेकंड जनरेशन के अंदर, या सेकंड जो भी जो डॉटर सेल बनेगी ना पेरेंटल सेल से, उससे। तो अपन इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं। ड्यूरिंग द मियोसिस वन सेल डिवाइडेड इनटू फोर सेल्स विद द हाफ ऑफ क्रोमोसोम। इसकी मियोसिस की दो फेजेस चलती हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो हुआ, अब देखते हैं, 46 जो सेल थी ये पेरेंटल सेल्स है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या हुआ, 23 दो डॉटर सेल्स बनी, उनके अंदर फिर मियोसिस सेकंड फेज चलेगी, फिर मियोसिस सेकंड के अंदर डॉटर सेल बनती है चार, जो कि सेम होता है 23 जैसा हाफ जो होगा ना वो मियोसिस फर्स्ट में होगा। अब देखते हैं अपन, ये डिप्लॉइड सेल्स थी, ये हैप्लॉइड सेल बनी मियोसिस फर्स्ट के अंदर, फिर वो हैप्लॉइड रहती है सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के अंदर भी हैप्लॉइड सेल्स ही बनती हैं। तो मियोसिस इज ओनली फाउंड ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। मियोसिस जो होता है समसूत्री विभाजन, वो गैमेटोजेनेसिस जब होता है ना, उसी के दौरान समसूत्री विभाजन का होना तय होता है। मियोसिस ओनली फाउंड इन ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का निर्माण होना। अब प्रोटीन का निर्माण कहाँ से क्या होगा वो सब देखते हैं अपन। ये एक रिएक्शन है, वो अपन देखते हैं। ए पार्ट ऑफ डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस। एक डीएनए का पार्ट लेते हैं अपन, ए पार्ट ऑफ डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए का छोटा सा पार्ट अपन लेते हैं, उसका होता है फिर ट्रांसक्रिप्शन इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन अभी अपन देखेंगे इनकी डेफिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन हुआ इनसाइड द न्यूक्लियस, फिर एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए क्या काम करता है, मैसेंजर आरएनए, वो
ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए साइटोप्लाज्मा की तरफ जाएगा, फिर ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन के बाद राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ले जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा, यानी कि आरएनए फाउंड इन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम आल्सो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये बेसिकली एक बार अब समझ में भी नहीं आया होगा, एक बार अपन इनकी डेफिनेशन देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन की और ट्रांसलेशन होता क्या है, जिसके बाद मैं इस रिएक्शन को वापस से बताऊंगा। ट्रांसक्रिप्शन इट मीन्स कॉपिंग, जस्ट लाइक कॉपी, फोटोकॉपी। कॉपी जो सेल जो कॉपी होना होता है वो कॉपी होएगा, ठीक है। जो डीएनए का पार्ट होता है उसकी कॉपी होएगी, खूब सारी कॉपी बनेंगी। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए का प्रोडक्शन करेगा, एमआरएनए बना, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से, डीएनए का जो पार्ट था उससे क्या बना, डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इनसाइड में। अभी देखिए पहले लाइन का मतलब आपको समझ गया, एक डीएनए का छोटा सा पार्ट था न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन यानी फोटोकॉपीज हुई और वो क्या बना दी, आर एमआरएनए, कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। अब अपन देखते हैं ट्रांसलेशन। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम एमआरएनए टू राइबोसोम। मैसेंजर आरएनए एमआरएनए बना, ठीक है। तो एमआरएनए से जो मैसेज जो ट्रांसफर होगा उस वो काम कौन करेगा, उस वो काम करेगा एमआरएनए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर, मैसेज ट्रांसफर को ट्रांसलेशन। राइबोसोम के पास जाएगा मैसेज, कौन लेके जाता है, एमआरएनए। तो इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम एमआरएनए टू राइबोसोम, ठीक है। टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए का टाइप देखते हैं, अभी आरएनए का टाइप और देख लेते, फिर दोबारा से एक बार जो रिएक्शन है वो वापस से समझा दूंगा। टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, इट इज़ द आरएनए विच प्रोड्यूस इनसाइड द न्यूक्लियस बाय द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन की यानी ट्रांसक्रिप्शन यानी फोटोकॉपी, फोटोकॉपी जो हुई किसकी, डीएनए से आरएनए की, वो बनाते हैं एमआरएनए। इट इज़ द आरएनए, ये आरएनए ही होता है एमआरएनए, प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियस बाय द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, डीएनए पार्ट, एक डीएनए के पार्ट से, एक डीएनए का छोटा पार्ट था न्यूक्लियस के अंदर, उसका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी तो पहले ट्रांसक्रिप्शन वो फोटोकॉपी हुई, उससे बनेगा अपने को खूब सारे आरएनए बनते हैं। इट कैरी द मैसेज फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के जो मैसेजेस होते हैं उनको कैरी कौन करता है, एमआरएनए। इट इज आल्सो नोन एज कोडोन, ये कोडोन होते हैं। टीआरएनए, टीआरएनए एंटीकोडोन्स होते हैं, वो देखते कैसे, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। It is also a tRNA is also a RNA ribose nucleic acids. It is found inside the cytoplasm. जो tRNA होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, which formed by the RNA, जो कि RNA से बनकर मिलके बने होते हैं। Found inside the nucleus, जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं, पाए जाते हैं। It is found inside the cytoplasm, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, which is formed, इनका निर्माण कहाँ होता है, आरएनए का, इन द आरएनए फाउंड इन इनसाइड द न्यूक्लियस, इनका फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस में होता है और ये पाए कहाँ जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। टीआरएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर द मैसेज, टीआरएनए की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैसेज को ट्रांसफर करने की, फ्रॉम एमआरएनए टू राइबोसोम, कहाँ से, एमआरएनए से राइबोसोम, विच इज नॉन एज ट्रांसलेशन, जो कि ट्रांसलेशन कहलाता है। इट इज आल्सो नोन एज एंटीकोडोन, वो कोडोन का काम करा यानी कि फोटोकॉपी करा, ट्रांसक्रिप्शन, और ये एंटीकोडोन्स होते हैं। जो एमआरएनए होते हैं वो होते हैं कोडोन्स, और ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए होते हैं वो एंटीकोडोन्स होते हैं। अब लास्ट बचा आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम के पास में पहुंच गया ना प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए डीएनए, जो आरएनए है वो। इट इज फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, इट इज फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है आरआरएनए वहाँ पाए जाते हैं, और जिनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का करवाना। अब एक बार रिएक्शन से आप वापस से समझ जाओगे क्या हो रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस वापस से देखते हैं एक बार।
ए पार्ट ऑफ डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए का छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसका क्या होता है, डीएनए के छोटे से पार्ट का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन यानी फोटोकॉपीज बनेंगे इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन होके वो कॉपी होके उसका क्या होगा, खूब सारे एमआरएनए बने। एमआरएनए कहाँ बने, न्यूक्लियस के अंदर। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, ये कोडोन्स हैं मैसेंजर आरएनए। अब ये क्या करेंगे, ट्रांसफर आरएनए जो टीआरएनए है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके लिए ट्रांसलेशन करवाएंगे। तो टीआरएनए क्या करा, टीआरएनए आया और टीआरएनए बना, टीआरएनए ने ट्रांसलेशन में हेल्प करी, यानी कि एक जो मैसेज ट्रांसफर का काम करा वो टीआरएनए ने करा साइटोप्लाज्म के अंदर। अब टीआरएनए लाके जो एमआरएनए से मैसेज को क्या करा, राइबोसोम्स जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स के अंदर होते हैं अपने आरआरएनए, है ना। तो आरआरएनए के पास में लाया और उनसे करवाया प्रोटीन सिंथेसिस। अब आरआरएनए फाउंड इन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस, आरआरएनए 5 राइबोज के अंदर राइबोज राइबोसोम्स है ना उनके अंदर ही पाए जाते हैं। आरआरएनए फाउंड इन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम आल्सो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर के लिए काम करते हैं। तो एक बार फिर से आपको मैं प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ से पढ़ के दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है। ए पार्ट ऑफ डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस, उसका क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर। एमआरएनए बना, एमआरएनए के मैसेंजर आरएनए, इनके पास मैसेज होते हैं। फिर ट्रांसफर आरएनए ने ट्रांसलेशन का काम करा, ट्रांसलेशन कहाँ से जो ट्रांसफर मैसेज किए किसको, राइबोसोम्स को, राइबोसोम्स मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, वहाँ से हुआ प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट, क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, आरआरएनए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये वापस से और बता दो, इट मीन्स कॉपिंग जस्ट लाइक फोटोकॉपी, ये कॉपी फोटोकॉपी की तरह फोटोकॉपी करते, कॉपीज करते हैं ना। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए, एमआरए का भी प्रोडक्शन करवाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए का प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, फ्रॉम डीएनए, कहाँ से, डीएनए से, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम एमआरएनए टू राइबोसोम, यानी कि ट्रांसफर कौन करवा रहे हैं, टीआरएनए। तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम एमआरएनए टू राइबोसोम। टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए कितने तरीके हो गया, एमआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए कौन सा, मैसेंजर आरएनए। इट इज द आरएनए विच प्रोड्यूस इनसाइड द न्यूक्लियस बाय द ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए किस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस हुआ इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि डीएनए के एक पार्ट से बनता है। इट कैरी द मैसेज फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेज कौन कैरी करेगा, एमआरएनए। इट इज आल्सो नोन एज कोडोन, ये कोडोन्स कहलाते हैं। टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, इट फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, जो टीआरएनए वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। विच इज फॉर्म्ड बाय द आरएनए, ये आरएनए से मिलके बने होते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन द न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियोलस के अंदर पाए जाते हैं। इट इज responsible for transfer the message, it is responsible for transfer the message, टीआरएनए ट्रांसफर करने का काम करते हैं मैसेज को, फ्रॉम एमआरएनए टू राइबोसोम, राइबोसोम से सॉरी एमआरएनए से राइबोसोम तक मैसेज को ट्रांसफर करने का काम कौन करा, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, जिसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, विच इज नॉन एज ट्रांसलेशन। इट इज आल्सो नॉन एज एंटीकोडोन्स, एंटीकोडोन्स यानी टीआरएनए। अब आरआरएनए क्या होता है, आरआरएनए राइबोसोम के अंदर ही पाए जाते हैं। इट इज फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के अंदर ही आरआरएनए पाए जाते हैं। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करवाते हैं। तो थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग कंटिन्यूअसली।